नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के इस विजिट पर, इस यात्रा पर, इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी यात्रा 1907 तक हो चुकी थी। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बंगाल के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद कांग्रेस के अंदर के जो हालात थे वो थोड़े से बिगड़े। अध्यक्ष के पद को लेकर के 16 सेशन में कांग्रेस की सूरत ही बिगड़ गई। कांग्रेस 7-8 हो गई, नरम और गरम आपस में अलग हो गए। 16 सेशन इसलिए जाना जाता है और हर सेशन की एक अपनी विशेषता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, हर घटनाओं की एक अपनी कहानी है। जैसे हर डिश का एक अपना फ्लेवर है, जैसे हर मूवी की अपनी स्टोरी है, वैसे हर घटना की अपनी कहानी है जो अनकही रह गई उसको कहनी है। तो अब और आगे बढ़ते हैं। आज का जो टास्क है वो है मिंटो मार्ले एक्ट 1909। 1909 के भारत में आपको ये देखना है कि लॉर्ड मिंटो के समय मुस्लिम लीग पार्टी ढाका में बनवाई गई, आगा खां और हबीबुल्ला के सहयोग से। मिंटो ने आगा खां से ये प्रॉमिस किया था कि हम आने वाले अधिनियम में, सुधार में हम कुछ ऐसा करेंगे जो आपके लिए खास होगा। बस कुछ ऐसे का नाम ही है मिंटो मार्ले एक्ट। जब ये एक्ट एग्जाम में आता है, भारत में 2 वर्ग और 2 संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो गैप है वो बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि मिंटो कौन है, मार्ले कौन है। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि जो मिंटो है ये आपके गवर्नर जनरल या वायसराय कि 1857 के एक्ट अधिनियम के बाद 1858 के एक्ट में गवर्नर जनरल को हम वायसराय कहते थे। और उसी में आपने पढ़ा था कि एक नया पद आया था, भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरी, जो ब्रिटिश क्राउन का एक मीडिएटर था। इन दोनों लोगों की प्रशासनिक तरीकों से देश को चलाना था। तो मिंटो, और ऐसे ही 1919 का जब आप एक्ट पढ़ेंगे तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, जिसमें चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल है और मॉन्टेग्यू 12 सचिव हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन आता है कि मिंटो मार्ले एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये ध्यान रखना कि मिंटो का जो भारत है 1906 से 1909 के बीच की जो घटनाएं हैं, बंगाल मुस्लिम लीग पार्टी का बनना, सूरत सेशन का होना, मिंटो मार्ले एक्ट का होना। अब आते हैं इस एक्ट में क्या था। इस एक्ट में जो विधान परिषद है, असेंबली, उसमें भारतीयों के लिए कुछ सीटें आरक्षित थीं। धीरे धीरे भारतीयों को भी विधान परिषद में प्रवेश का अधिकार मिला, फिर बोलने का अधिकार मिला, फिर अपनी बात कहने का अधिकार मिला, फिर मतदान करने का अधिकार मिला। धीरे धीरे हमारे जो लीगल पावर थे वो बढ़ते गए। जैसे संसद में आप देखते हैं जो भी सांसद होते हैं उनके अधिकार होते हैं, जिससे सरकार के मनमाने जो कानून है उनको बनने से रोका जाए। तो इसी आधार पर सदन के दोनों हाउस में वोटिंग की जाती 2/3 बहुमत से। और यही चीज़ यहाँ पर भी थी, अगर भारतीय प्रतिनिधित्व ज़्यादा होगा तो हम मनमाने कानून को बनने से रोक सकते हैं। इसीलिए 1923 में जब स्वराज पार्टी बनी, उसका यही मोटो था कि स्वराज पार्टी का मतलब था विधान परिषद में प्रवेश करना और मनमाने कानूनों को बनने से रोकना, और पब्लिक सेफ्टी बिल जैसे कानूनों को रोकने की कोशिश भी की गई। तो इस एक्ट में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। उनके लिए जो भी सीटें थीं वो सुरक्षित कर दी गई और उन्हीं लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने का, भाग लेने का, चुनने का अधिकार था। यानी फूट डालो और राजनीति करो। तो ये जैसे घर में डिश बनती है, अभी क्या कॉमन खाना बनता था, अब क्या है कि कुछ लोगों के लिए हमने बढ़िया सी रसमलाई तैयार की और वही खा सकते हैं, बाकी के लिए हमने खिचड़ी बनाई। तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो लगेगी। तो यही कॉन्सेप्ट अंग्रेजों का था। तो इस एक्ट से कई क्वेश्चन बनेंगे। इस एक्ट में मुस्लिम वर्ग
को पृथक, पृथक को बोलते हैं अलग, इंग्लिश में बोलते हैं सेपरेट। निर्वाचन, का अधिकार, सेपरेट इलेक्टेड फॉर मुस्लिम। तो मिंटो मार्ले एक्ट का संबंध किस वर्ग से है? दलित वर्ग से है, मुस्लिम वर्ग से है, अनुसूचित जात से है, अनुसूचित जनजात से है, तो मुस्लिम वर्ग से है, और उनको अलग करने का अधिकार। इससे कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा? तो इसका इफेक्ट यह होगा, इसका मतलब ये है कि भारत में, इन इंडिया, सांप्रदायिकता का प्रारंभ हुआ। हमने एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से लड़ाने की कोशिश की। हम ये भी कह सकते हैं इस एक्ट में के माध्यम से फूट डालो एंड राजनीति करो। डिवाइड एंड रूल का संवैधानिक प्रयास हुआ। और हमने कहा नहीं, करके दिखाया। इस एक्ट के माध्यम से दो वर्गों को अलग करने की कोशिश की गई, और ये प्रयास अंग्रेज आगे भी करते रहे। आज मुस्लिमों को अलग किया, फिर सिखों को अलग किया, फिर दलितों को अलग करने की कोशिश की हिंदुओं से, फिर महिलाओं को अलग करने की कोशिश की। तो इसी आधार पर भारत की राजनीति में ये चलते रहे। इसका इफेक्ट एक और है, हिंदू मुस्लिम को अलग करने की कोशिश, क्योंकि संप्रदाय का मतलब है हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने का प्रयास। तो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो गैप है वो भरने की कोशिश की। हिंदू और मुस्लिम के बीच गैप को हिंदी में कह सकते हैं अंतराल, का प्रयास। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको समझनी है, लिख तो हम इसलिए देते हैं कि आप चीज़ों को उसी माने सुनते भी रहें, समझते भी रहें। गैप का मतलब होता है दो सगे भाई होते हैं या दो पड़ोसी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे कोई आता है जिसको उनकी एकता अच्छी नहीं लगती है। तो मूवी वगैरह आप देखते हैं, कोई मंथरा कोई कई पैदा हो जाती है, कोई विलन बन जाता है, दोनों को कान बनना शुरू कर देता है और एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। आपने मूवी देखा होगा धर्मवीर की जोड़ी, टूटे से नए टूटेगी ये धर्मवीर की जोड़ी, लेकिन टूट गई, कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई। और देखिए, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। कब तक रहा सलामत? अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा की भी तनातनी हो गई। कुछ डाउट, कुछ गलतफहमियाँ या तो हालात ने पैदा कर दी या लोगों ने पैदा कर दी, लेकिन हुई तो यहाँ भी यही हुआ। हिंदू मुस्लिम के बीच में गैप बढ़ता रहा, कुछ डाउट क्लियर कर दिए गए, तो अंग्रेज बीच बीच में खाद पानी डालते रहे। तो इसी आधार पर इस एक्ट का इफेक्ट ये पड़ा कि भारत की ज़मीन पर पाकिस्तान का एक बीज बो दिया गया। पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, सबसे पहले पार्टी बनाई, फिर इस एक्ट के माध्यम से उनको सेपरेट करने की कोशिश की, और बीच बीच में उनके साथ सपोर्ट भी करते रहे। कुछ वर्ग को लगा कि अंग्रेज वास्तव में हमारे हितैषी हैं और भारतीय लोग हमको जीने नहीं देंगे। सर सैयद अहमद खां और मोहम्मद अली जिन्ना आगे चल कर के कट्टर राष्ट्रभक्त नहीं, देशभक्त नहीं, राजभक्त हो गए थे। राजभक्त का मतलब होता है वर्शिप ऑफ ब्रिटिश पावर,
और उन्होंने ये भी कहा था कि हम कभी भी नहीं चाहते कि अंग्रेज भारत से जाएं, कि वो मेरे माई बाप हैं, उन्हीं की सरपरस्ती में ही हम आज भारत में सुरक्षित हैं। इतना अंदर से गलतफहमियाँ पैदा कर दी गई कि अगर आप लोग चले गए तो हमारा और हमारी कौम का क्या होगा, इसलिए आप भारत से ना जाएं और हम आपके अंडर में ही काम करेंगे। लेकिन अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, अशफाकुल्लाह खां, ये कट्टर देशभक्त थे, राष्ट्रभक्त थे, जिनको प्यारी थी देश की आज़ादी, स्वतंत्रता। यही चीज़ यहाँ पर भी थी। तो धीरे धीरे डाउट पैदा होते गए और धीरे धीरे आगे चल कर के 14 अगस्त को वही डाउट पाकिस्तान के रूप में क्रिएट हुआ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो अधिनियम है ये पाकिस्तान का बीज बो देता है, बीज बपन काल। जैसे भारत को ज़मीन मान लें, अंग्रेज़ों को अगर माली मान लें, तो उन्होंने पाकिस्तान का बीज निकाला और डाल दिया, धीरे धीरे बड़ा होता रहा और 14 अगस्त को उसको हटा दिया। तो इस एक्ट में को पाकिस्तान, लास्ट पॉइंट का बीज बपन काल, पाकिस्तान का जन्म इसी एक्ट से हुआ। ओरिजिन ऑफ पाक, बीज बपन का मतलब होता है जन्म लेना, उद्गम, उत्पत्ति। जैसे किसी गर्भ में किसी बच्चे का भ्रूण पलता है, धीरे धीरे वो 9 महीने बाद विकसित हो जाता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान का जो अंकुर था वो डाला गया। इतनी सारी बातें इस एक्ट में पूछी जा सकती हैं और समझी जा सकती हैं, क्योंकि समझ के समझ को समझो, समझना एक समझ है। तो मेरे हिसाब से जितने भी लोग देख रहे हैं सब समझदार हैं। तो जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, उसके अलावा डिफेंस, सिविल, हर एग्ज़ाम में ये सारे टॉपिक मोस्ट वांटेड हैं। तो जैसे आप चाकू खरीदते हैं, उसकी धार में अगर पैनापन है तो नींबू काटने के लिए भले आपने लिया हो, लेकिन वो उंगली भी काट सकता है। ये चीज़ यहाँ पर भी चीज़ें लगभग कॉमन है, 80% चीज़ें लगभग सब कॉमन है। भले आप लेखपाल, यूपीएसआई किसी की तैयारी करते हो, लेकिन इनका असर सिविल तक है। बस क्वेश्चन थोड़े से पूछने के तरीके बदल जाते हैं, लेकिन मूवी कोई भी हो मेरे भाई, स्टोरी तो वही रहेगी। और आपको एक बार पता कि क्या है तो आप आसानी से निकाल लेंगे। अभी तक आपने जो समझा, मैंने पिछले क्लास में समझाया था कि सूरत सेशन में 2 भाई अलग होते हैं, नरम और गरम। तो मिंटो मार्ले एक्ट में 2 वर्ग, 2 संप्रदाय अलग होते हैं, हिंदू और मुस्लिम। और दोनों आगे चल कर के मिलते हैं लखनऊ में, लखनऊ अधिवेशन में सारे बिछड़े एक हो जाते हैं। सख्त के जितने विद्युत कण बिखरे हैं वो मिलके एक हो जाते हैं। और वो एकता लाने का प्रयास एनी बेसेंट और तिलक ने किया था। और इसीलिए मैथमेटिकल तरीके से देखें, 7 + 9 = 16 होता है। 7 से सूरत, 7 से 7, 9 में मिंटो, मिला दो 16। तो जितना आपने पढ़ा है इसको पलट देंगे तो लखनऊ अधिवेशन तैयार। कैसे क्वेश्चन बनेंगे? नरम और गरम का विभाजन कब हुआ? सूरत सेशन में। नरम और गरम पुनः कब एक हुए? लखनऊ सेशन में। हिंदू और मुस्लिम को अलग करने की कोशिश किस एक्ट में की गई? मिंटो मार्ले एक्ट में। मिलाने की कोशिश किस अधिनियम में की गई? लखनऊ अधिवेशन में। उसका नाम ही है लखनऊ पैक्ट। तो इतनी बातें बताने के बाद अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। गाड़ी आउटर से अपने स्टेशन से आगे बढ़ाइए। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। 1909 से 1911 की यात्रा पर चलते हैं। अगली जो इवेंट आपको मिलती है वो 1911 की। 1911 के भारत की खास बात यह है कि इधर मुस्लिम लीग पार्टी बनी, सूरत सेशन हुआ, मिंटो मार्ले एक्ट पारित हुआ। ये आपका सर्विस लेन में चल रहा है। मेन हाईवे पर स्वदेशी आंदोलन अभी भी चल रहा है, जो 1905 से शुरू हुआ था और 11 में क्लोज होना है। भले ही अभी उसमें वो धमक, वो खनक, वो धमक नहीं है, लेकिन फिर भी आंदोलन तो चल रहा है, क्योंकि बंगाल का विभाजन अभी कैंसिल नहीं हुआ। अब वक्त आ गया था कि स्वदेशी आंदोलन को भी बंद किया जाए। इसके बारे में डिटेल हमने पिछले टॉपिक में किए थे, लेकिन अब वो 9 के बाद 11 ही होता है।
तो यहाँ से शुरू करते हैं। तीसरा दिल्ली दरबार 1911। इस दरबार में स्वदेशी आंदोलन का अंत होगा, बंगाल विभाजन अपने आप क्लोज होगा। भारत में अभी तक 3 दरबार लगाए गए। दरबार क्यों लगाए जाते हैं, इनका क्या क्रम होगा, कौन कौन गवर्नर जनरल दरबार से संबंधित हैं, ये सारी बातें पूछी जाती हैं। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए, दिल्ली दरबार। पहला काम तो ये करते हैं कि दिल्ली दरबार जो हुए उनका क्रम जान लें, किसके समय हुए और क्या हुआ। तो टोटल 3 दरबार हुए। दरबार का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ब्रिटेन में राजतंत्र है, और वहाँ पर जैसे भारत में पहले होता था, मुगल काल देखिए, चाहे गुप्त काल देखिए, चाहे मौर्य काल देखिए, उन्हीं के परिवार का कोई बच्चा राजा बनता था। आनुवंशिक व्यवस्था थी। बाबर है तो हुमायूं है, हुमायूं है तो अकबर है, अकबर है तो जहांगीर है, जहांगीर है तो शाहजहां है। ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य हैं, फिर बिंदुसार हैं, फिर अशोक हैं। ऐसे ही चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त प्रथम हैं, फिर समुद्रगुप्त हैं, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, कुमारगुप्त हैं, स्कंदगुप्त हैं, ये सब मिलते हैं। तो दिल्ली दरबार में ब्रिटेन में जो कोई नया राजा, क्राउन जिसके सिर पर पहनाया जाता था, चाहे वो राजा हो, चाहे रानी हो, महाराज हो, चाहे महारागी हो, तो उनके होने पर जितने देशों में ब्रिटेन का साम्राज्यवाद था, यानी ब्रिटेन ने जिन जिन देशों के आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों पर कब्जा किया था, तो ब्रिटेन की जो कंपनी थी भारत में व्यापार करने आई, व्यापार करने के बहाने उसने भारत के पूरे एरिया को कैप्चर किया और अपना झंडा फहराया। ये इसको बोलते हैं साम्राज्यवाद। जो हम किसी दूसरे देश के आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक संसाधनों को दोहन करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं, जैसे भारत के साथ हुआ। भारत की संपत्ति ब्रिटेन जाती थी और हमारे चीज़ों से अंग्रेज अपनी दुनिया को चमकाते थे। हम गरीब के गरीब थे और स्वतंत्र भारत में सब कुछ, सारे रिसोर्सेज हम ही यूज करते हैं। तो अंग्रेजों ने जहाँ जहाँ उपनिवेश बनाए, तो वो सारे देश अंडर ऑफ ब्रिटिश क्राउन, माना जाता है कि इन सब का एक ही राजा है, एक ही रानी है जो ब्रिटेन में बैठी है। तो इसीलिए जनता को ये मैसेज भी जाना चाहिए कि ये आपके नए राजा हैं या रानी हैं, क्योंकि इन्हीं के अंडर में आपको काम करना है। तो इसी आधार पर जब जब ब्रिटेन में नया सिस्टम चेंज हुआ, तो उसी के ओकेजन पे भारत में ये दरबार लगाए गए। जनता को बताया गया कि तुम्हारे ये माई बाप हैं या माई माई हैं। जैसे मूवी आई थी बाहुबली, आपने देखी होगी। लास्ट में जब अमरेंद्र बाहुबली की हत्या के बाद भाई कटप्पा, उनका बेटा महेंद्र बाहुबली जो छोटा होता है, अंत लास्ट सीन में राजमाता शिवगामिनी उस जनता को भरोसा देती हैं कि टेंशन ना लो, अब आज से तुम्हारे नए राजा हैं महेंद्र बाहुबली। और यहीं से जनता को उम्मीद हो जाती कि ये हमारे अगले राजा होंगे, और फिर उसी आधार पर जनता को एक मोटिवेशन मिलता है। आज जनता खुद राजा है प्रजातंत्र में। 5 साल हम देते हैं, ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ाएंगे विस्तार से, तो अब समय नहीं लॉस करेंगे क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण है। एक चार्ट के फॉर्म में आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, दरबार टोटल हुए 3। तो यहाँ पर इनका सीरियल क्रम, ईयर, वर्ष, गवर्नर जनरल कौन थे, किसके समय हुए थे, और उस समय ब्रिटिश क्राउन
ये कौन था? तो पहला हमेशा इंपॉर्टेंट होता, कोई भी चीज़ हो फर्स्ट ऑलवेज राइट। तो पहला दरबार 1877 में लॉर्ड लिटन के समय हुआ था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और क्वीन विक्टोरिया पहली बार ब्रिटेन की महारानी बनी थी, जिनको भारत में कैसर हिंद की उपाधि दी गई। कैसर हिंद का मतलब होता है भारत की सरताज है, जिनके ऊपर भारत का ताज है। तो लिटन ने ये पहला दरबार लगाया और महारानी विक्टोरिया के शासन को अनाउंस किया। और मजे की बात है, जब जब भारत में दिल्ली दरबार लगे तब तक भारत में सूखा और अकाल की प्रॉब्लम रही। किसानों के पास अनाज नहीं था, लोगों के पास खाने को खाना नहीं था, भोजन नहीं था, और हमारा ही पैसा अंग्रेज इस दरबार में इस फंक्शन में उड़ा रहे थे। तो जायज़ बात है, घाव पर नमक के समान था। तो जनता को महारानी विक्टोरिया का स्टारडम बताया गया कि अब आपसे आपकी यही माई है और इन्हीं के चरणों में जन्नत है, तो इनको आप स्वीकार करें। ठीक, अब जब होगा तभी जनता जानेगी। तो ये एक स्टारडम था। अगला दरबार कर्जन के समय और 1903-4-5 के भारत में भी सूखा और काल की समस्या थी। कर्जन के समय ही बंगाल का विभाजन भी हुआ और उस समय क्वीन के बाद अब किंग आएंगे, राजा एडवर्ड ब्रिटेन के नए सम्राट बने। और इनके होने में कर्जन ने वही गलती की जो लिटन ने की। यहाँ पर ध्यान रखना कि क्रम भी बनेगा, पहले लिटन फिर कर्जन। और तीसरा दरबार, चूँकि हम पढ़ाने ही जा रहे हैं लेकिन जानकारी आपको दे देते हैं। तीसरा 1911 में हुआ और उसकी डेट भी इम्पोर्टेंट है, 12 दिसंबर 1911। हार्डिंग द्वितीय, हार्डिंग सेकेंड, और इस समय ब्रिटिश क्राउन पे थे जॉर्ज पंचम। उन्नीस 1911 के भारत की कहानी ये है कि उस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, बंगाल का विभाजन करके कर्जन ने जो गलती की थी उसका खामियाजा अंग्रेजों ने भी भुगता। 6 साल तक हम विरोध करते रहे, 6-5-11। तो इसका अंत करने के लिए हार्डिंग ने पंचम का स्वागत किया। पंचम भारत आने वाले भी थे, तो बहुत बड़ी बात थी कि ब्रिटेन का राजा अब भारत जैसे देश में आ रहा है। तो इनके वेलकम में हमने इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया जैसे 2 मोनूमेंट्स बनवाए। दिल्ली में फंक्शन हुआ और वहीं पर कुछ अनाउंसमेंट हुए। तो ये जो डेट आपने लिखी है, यही डेट बंगाल के विभाजन के कैंसिल की है, यही डेट दिल्ली दरबार के होने की भी है। तो यही हमारे लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जो 2 दरबार हैं वो पहले भी चूँकि होते आए, उसी परंपरा को हमने निभाया। तो एग्ज़ाम में अगर कन्फ्यूजन क्रम को लेकर हो तो ईयर हो सकता है ना भी आए, लेकिन क्रम में पहले लिटन, फिर कर्जन, फिर हार्डिंग। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है जिसके समय कोई दिल्ली दरबार नहीं हुआ? तो कम से कम 3 के समय हुआ और किस क्रम से हुआ? लिटन कर्जन हार्डिंग, हार्डिंग कर्जन लिटन, लिटन हार्डिंग कर्जन। तो ला से लिटन, कर्जन और हार्डिंग।
कर्जन सी से रहेगा कर्जन। LCK, LCH, अपने हिसाब से इसकी कोई कोडिंग कर दीजिएगा। और हिंदी में ला काहा, लकहा, लकड़हारा।
भारत में रास बिहारी बोस, घोष नहीं बोस, और उनके 4 साथियों ने बसंत विश्वास, अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद ने प्लान बनाया कि हार्डिंग को मारा जाए। तो ये 4 लोग बिल्डिंग पर चढ़ गए, छज्जे पर बम फेंका, लेकिन बम ब्लास्ट थोड़ा सा आगे हो गया, अरेस्ट हो गए चारों, फांसी हो गई चारों को। और रास बिहारी बोस भारत से भाग करके पलायन कर गए और जापान चले गए। फिर वो वहीं विदेश में ही रहे, फिर गदर पार्टी में शामिल हुए, कुछ समय तक लंदन में श्याम जी वर्मा जी के साथ रहे। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार तक आते आते इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, आज़ाद हिंद फौज का एक बेस बनाया और उसको स्थापित किया। मोहन सिंह ने, हालांकि मेजम फुलवारो ने उसका आइडिया जरूर दिया, लेकिन उसके फाउंडर माने जाएंगे रास बिहारी बोस। फिर आगे चलकर के सुभाष चंद्र बोस इसके पहले कमांडर बने। तो हमने इससे पहले बताया था कि INA, इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज या इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में 2 बोस हैं, बनाने वाला फाउंडर भी बोस है, चलाने वाला कमांडर भी बोस है। और बोस बोस मिल जाएंगे तो रास बिहारी घोष अघोष हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, दिल्ली मर्डर केस के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जहाँ दिल्ली है वहाँ हार्डिंग है, जहाँ हार्डिंग है वहाँ दिल्ली है, जहाँ धुआं है वहाँ आग है, जहाँ आग है वहाँ धुआं है। क्योंकि अब हार्डिंग से 3 क्वेश्चन बनेंगे। दिल्ली दरबार तीसरा, हार्डिंग के समय। राजधानी दिल्ली किसके समय बनी? हार्डिंग के समय। और दिल्ली मर्डर केस का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? हार्डिंग से। क्यों हार्डिंग है तभी तो दिल्ली है। ठीक, तो ये सारी बातें हम आगे तो क्रांतिकारी मूवमेंट पढ़ेंगे तो बताएंगे, लेकिन अब हम इस घटना से आपसे विदा लेते हैं। और अब बंगाल का विभाजन भी कैंसिल हो गया, चीज़ें नॉर्मल हो गई। अब जो आज़ादी की ट्रेन है थोड़ी सी नॉर्मल तरीके से चल रही है। बहुत बड़ा जो ब्रेकर था हट गया, तो धीरे धीरे बढ़ते हम 1914 तक आ गए। और 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ, जिसका भारत से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं आँच अगर लगती है तो उसकी तपिश तो सुनाई पड़ती है, महसूस की जा सकती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार से संबंधित एक घटना कौन सी है, फर्स्ट वर्ल्ड वार का भारत की आज़ादी में क्या संबंध है, इसका क्या इफेक्ट पड़ा हमारे स्ट्रगल में, इन सब बातों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।